अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो टॉपिक का नेम है व्हीटस्टोन ब्रिज। साइंटिस्ट है जिनका नाम चार्ल्स व्हीट्स, उनके नाम से ही ये टॉपिक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? ऐसा आला जिससे आप किसी भी सर्किट की अननोन रेजिस्टेंस को मालूम करते हैं, उसे हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। लिखा हुआ है अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन। ऐसा आला जिससे आप किसी भी सर्किट की ना बताई गई रेजिस्टेंस क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, उसे हम बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। अब सर्किट की डायग्राम को देख लेते हैं। फर्ज कर लें कि मेरे पास 4 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3 और R4। इसकी जो साइड है वो मेरे पास A, B, C और D। इसी तरह रेजिस्टेंस 1 में से गुजरने वाला करंट I1 होगा, R2 में से गुजरने वाला करंट I2 होगा और R3 में से गुजरने वाला जो करंट है वो I3 होगा और R4 में से गुजरने वाला जो करंट है वो मेरे पास क्या होगा, R4 होगा। तो मैंने चारों रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है और साथ इनके दरमियान में मैंने गिलवानोमीटर लगा दिया, साथ एक बैटरी लगा दिया और एक स्विच लगा दिया। अगर ऐसा हो कि स्विच ऑन करने से करंट चलता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो वहां करंट की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो यहां करंट चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज करंट जो सर्किट में क्या करेगा, मूव करेगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है और फिर सॉल्व करने के बाद यहां से हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। दरमियान में मैंने जो गिलवानोमीटर लगाया हुआ है, गिलवानोमीटर क्या होता है? ऐसा आला जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं गिलवानोमीटर। अगर आपने सिर्फ करंट की डिटेक्शन देखनी है तो फिर यूज करेंगे गिलवानोमीटर, आया कि सर्किट में करंट है या नहीं। और अगर मैंने इन दोनों के दरमियान वोल्टेज देखने होते तो फिर मैंने यूज करना था वोल्ट मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, यहां लूप सेलेक्ट करेंगे। तो लूप A B D A, फर्स्ट लूप की बात करेंगे, A B D A, ये फर्स्ट लूप है। और फिर सेकंड लूप की बात करेंगे, B D C B। और जो हमारे पास थर्ड लूप है वो A D C A कर लेगा। इस तरह से आपने तीनों लूप ले लिए और इन तीन में से किसी दो को हम लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, उनकी इक्वेशन लिखेंगे और इक्वेशन लिखने के बाद आसानी के साथ हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब डायरेक्ट हम इस सर्किट को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो सर्किट है, इस सर्किट में मल्टीपल रेजिस्टेंस है और जहां मल्टीपल रेजिस्टेंस हो, दो या दो से ज्यादा, वहां हम किरचॉफ रूल्स को अप्लाई करेंगे। तो किरचॉफ का जो सेकंड रूल है उसको लेंगे, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस थ्रू अ क्लोज सर्किट मस्ट बी इक्वल टू 0 या डेट इज इक्वल टू 0, उसको अप्लाई करेंगे। और उसको अप्लाई करने के चंद मेथड है जो आपको पता होना चाहिए कि रूल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये है कि सबसे पहले आपने डायग्राम बनानी है। किरचॉफ रूल की चंद बातें आपको बता दूं। सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम हमने बना ली है। डायग्राम के बाद हम करंट की डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं कि करंट
आया कि हमने सर्किट में क्लॉकवाइज लेना है या एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। इस डायग्राम में एंटी क्लॉकवाइज आप क्लॉकवाइज से भी कर सकते हैं, आपकी बुक में एंटी क्लॉकवाइज है, लिहाजा मैं भी एंटी क्लॉकवाइज ही करूँगा ताकि आप आसानी के साथ समझ जाए। तो उसके बाद डायग्राम के बाद हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। हमने जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद बातें ये है कि अगर आप लो से हाई पे जाते हैं या आप नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाते हैं, नेगेटिव से आप अगर पॉजिटिव पे जाएंगे तो साइन हमारे पास क्या होगा, साइन हमारे पास पॉजिटिव है। या आप लो से हाई पे जाएंगे, जो नेगेटिव होता है उसे हम लो कह देते हैं, जो पॉजिटिव होता है उसे हम हाई भी कह देते हैं। या अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाएंगे तो साइन हमारे पास पॉजिटिव है। और अगर ऐसा हो आप पॉजिटिव से मूव करें नेगेटिव की तरफ, फिर साइन हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जिधर आपका करंट है उधर ही क्या हो, रेजिस्टेंस हो, तो फिर हमारे पास साइन क्या आएगा, नेगेटिव। इफ आई एंड आर इन सेम डायरेक्शन देन साइन इज नेगेटिव। अगर ऐसा हो कि रेजिस्टेंस और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रूल्स को अप्लाई करेंगे। रूल अप्लाई करने के बाद हम वहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो करके देखते हैं। पहले जो मेरे पास लूप है इसकी इक्वेशन हमें गिवन है। और ये हमें इक्वेशन गिवन है, I1 R1 माइनस I1 माइनस I3 R3 माइनस I2 माइनस I1 गिलवानोमीटर की रेजिस्टेंस। इसको हमने देखना है कैसे आई है। तो इस साइड की बात करते हैं, क्योंकि मैंने लूप ए बी डी ए को सिलेक्ट किया हुआ है। अब इस R1 में से गुजरने वाला करंट क्या है, I1। अगर रेजिस्टेंस और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो साइन आ जाता है नेगेटिव। वोल्टेज होते हैं V इज इक्वल टू आई आर, लिहाजा जैसे V इज इक्वल टू आई आर है, वन वाली साइड है तो I1 R1, साथ क्या आ जाएगा, साथ माइनस इसलिए आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट क्या दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसके बाद आप 1 के बाद कहाँ आ रहे हैं, 3 में आ रहे हैं। तो 3 में से गुजरने वाला जो करंट है वो क्या होगा, 1 के बाद करंट आ जाएगा 3 में, और जो रेजिस्टेंस होगी वो किसकी यूज करेंगे, हम 3 वाले की यूज करेंगे, क्योंकि 1 से अब कहाँ आ गया, 3 में। तो आपने I1 माइनस I3 लिख लिया और साथ में रेजिस्टेंस R3। नेक्स्ट ये 1 से कहाँ जाएगा, 2 की तरफ मूव करेगा। ये 1 से 2 की तरफ मूव करेगा। ये 1 से यहां पे कैसे मूव करेगा, 2 की तरफ। जब इस 1 से
टू की तरफ आएगा तो दरमियान में हमारे पास क्या है, गिलवानोमीटर है, और गिलवानोमीटर की भी अपनी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी जिसे हम आर जी कहते हैं। तो मैंने I1 माइनस I2 इंटू आर जी, इसे मैंने कह दी इक्वेशन नंबर 1। अब जो सेकेंड लूप था उसको हम देख लेते हैं, बी डी सी बी, इसकी बात कर लेते हैं। तो इस लूप में अगर आप देखें, इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूं I2 R2 माइनस इसको अगर हम देखें, अब सेकंड जो लूप है उसकी बात करेंगे। अब आप यहां से मूव करते करते इस टू में आ गए। अब इधर भी क्या है, जिधर आप रेजिस्टेंस है साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। उसी तरह V इज इक्वल टू IR I2 R2। अब 2 से गुजरने के बाद हम वापस कहाँ जाएंगे, 1 में। तो 1 में जाएंगे, दरमियान में 2 से 1 पे जा रहे हैं, दरमियान में हमारे पास क्या है, गिलवानोमीटर है, और गिलवानोमीटर की रेजिस्टेंस क्या होगी, RG। अब 2 से वापस कहाँ आएंगे, 3 में। 3 की पहले हम रेजिस्टेंस यूज कर चुके हैं, अब दरमियान में ये जो 4 है इसकी रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे, इसको मैंने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दी है। अब अगर ऐसा हो, आपने इसको 0 के इक्वल इसलिए लिखा है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेज चेंजेस थ्रू अ क्लोज सर्किट मस्ट बी इक्वल टू 0, इसलिए मैंने इक्वल टू 0 लिखा हुआ है दोनों इक्वेशन में। अब अगर ऐसा हो, कहते हैं कि इस सर्किट में से जो गुजरने वाला करंट है I1 वो इक्वल हो जाए I2 के। अगर ऐसा हो कि I1 में से गुजरने जो I1 करंट है वही क्या हो, I2 हो जाए, तो जहां जहां I1 है वहां क्या पुट करेंगे, I2 पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन की बात करते हैं, पहले 1 को सॉल्व करेंगे। यहां I1 की जगह पे I2 पुट कर दिया, क्योंकि I1 इक्वल किसके है, I2 की। आप इधर भी पुट कर सकते हैं, इधर भी पुट कर सकते हैं, इधर भी I2 माइनस I1 RG इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी I2 R1 माइनस I2 I3 इंटू R3। अब अगर आप इधर देखें, ये जो मेरे पास I1 की जगह मैंने I2 पुट कर दिया और I2 को मैंने वैसे लिखा। I2 में से I2 निकाल दे, दोनों सेम है। जैसे आप 2 में से 2 को माइनस करें तो आंसर क्या आ जाता है, 0। इसी तरह I2 में से I2 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जीरो आ जाएगा। इसको मैंने इक्वल टू 0 लिख लिया, इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो 2 तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अब हम 3 वाली इक्वेशन की बात करेंगे। तो 3 मैंने निकाल ली है, अब हम 2 को फाइंड करेंगे। 2 के लिए व्हाइट बोर्ड को थोड़ा सा ऊपर से रेज कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें भी आपने वही काम करना है कि जो मेरे पास I1 है वो उसकी जगह पे क्या पुट कर देना, I1 की जगह पे I2 पुट कर देना है। क्योंकि मैंने कहा अगर ऐसा हो
कि I1 जो करंट है वो इक्वल हो जाए I2 के, तो फिर क्या होगा? तो ये वाली इक्वेशन है, यहाँ पे आप ऐसा करें, I2 ही रहने दें, R2 माइनस I2, I1 की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, I2 और साथ RG माइनस इसकी जगह पे I2 माइनस I3 R4 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करते हैं। I2 में से I2 निकाल देंगे तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन मजीद 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 4, जो बाकी दरमियान में वो हमें समझ तो गए हैं, इसको हम क्या करेंगे, रेज कर देते हैं। अब ये दोनों जो मेरे पास इक्वेशन है, ये 3 वाली और 4 वाली, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर वहां से हम आसानी के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ऐसा करें, इस इक्वेशन नंबर 4 को 3 पे डिवाइड कर दें, डिवाइडेड इक्वेशन 3/4, तो 3 को ऊपर लिखते हैं, इक्वल टू 0, और इधर से क्या होगा, ये 4 वाली इसके नीचे डिवाइड करनी है, तो डिवाइड में लिख देते हैं। या आप ऐसा करें, ये माइनस इधर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ऐसा कर लेते हैं, पहले इधर डिवाइड कर लेते हैं, R2 इसका भी माइनस, I2 ये माइनस के तरह क्या होंगे, प्लस होंगे। ये माइनस की तरह क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे, तो I2 माइनस I3 R3 और I2 माइनस I3 R4 इक्वल टू, अब ये प्लस इधर आके माइनस हो गए, तो ये I2 से कट गया, ये I2 माइनस I3 ये सेम है, कट गया, तो हमारे पास जो इक्वेशन बच जाएगी उसको हम लिख सकते हैं R1 और R2 इज इक्वल टू R3 और R4। तो हमने रेजिस्टेंस को फाइंड कर लिया, जो इस सारे के सारे सर्किट में क्या थी, अननोन थी। अब आपको पेपर में सवाल कैसे आएगा, वो कहेगा कि अगर ऐसा हो जो R1 है वो मेरे पास क्या हो, अननोन, उसको आपने फाइंड करना है। तो फिर रूल ये है, ये R2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपने R1 को फाइंड कर लिया है। इसी तरह अगर ऐसा हो कि वो R1 को x के इक्वल कह देता है, तो इसका मतलब है फिर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। या वो यहाँ से ये भी कह सकता है कि आपने R4 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर R4 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, ये दोनों इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, तो हमारे पास R4 की भी वैल्यू क्या होगी, निकल आएगी। तो इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। तो आपने जो टॉपिक था आपका वी स्टोन ब्रिज, उसको आपने स्टडी कर ली है।